ओके चलो लिसन केयरफुली। सो फाइनली हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था लास्ट में? ओके न्यूक्लियस के बारे में किया था बात। नहीं नहीं नहीं, सेल वॉल तक कंप्लीट किया था। कहाँ तक कंप्लीट किया था? सेल वॉल। ओके सो सेल वॉल के पॉइंट्स हमने कवर किए थे, अब आगे बढ़ते हैं। वापस एक एक्टिविटी है जो बिल्कुल हम परफॉर्म नहीं करने वाले हैं वो एक्टिविटी को, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंडर करनी है। आप लोगों को पढ़ो क्या बोला है। एक आपको पिल लेना है। क्या लेना है? पिल ऑफ रियो। रियो इज द वन टाइप ऑफ प्लांट। ओके रियो जो है वो एक टाइप का प्लांट ही है। ओके देखा है ना आपने, वहां है, देखा आप लोगों ने? है तो, है ना? ओके तो दैट इज द रियो प्लांट। अब उस प्लांट का हमें क्या करना है? लिफ्ट लेना है वाटर के अंदर, लिव इन अ वाटर ऑन अ सॉलिड एंड एक्सामाइन सेल्स अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड सॉल्ट ऑन द माउंटेड लेक। या सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। सॉलिड की जगह पे स्लाइड पे लेना है, और आपको बताया गया था कि माइक्रोस्कोप के स्लाइड्स आते हैं, स्लाइड्स रख के हम स्टडी करते हैं, है ना? ओके वॉट फॉर सॉरी वेट फॉर द मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। एक्चुअली में हमें एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करनी है, बट हमें कंक्लूजन डेफिनेटली करना है। तो आपको यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी सी। आपको लिख के आएगा व्हाट डू वी सी इफ वी ऑब्जर्व रिहो लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसा पूरा क्वेश्चन आएगा जब एग्जामिनेशन में होगा। बात क्लियर हो गई? ओके सो द ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट आर सीन इन द माउंटनिंग। माउंटनिंग मतलब कि जो हमने यूनिट माइक्रोस्कोप के अंदर रखा है उसके अंदर आपको ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिखने मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ओके सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन, जब हम उसको ऊपर शुगर सॉल्यूशन रखेंगे तो ड्यू टू द शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आउटर साइड ऑफ द सेल द वाटर मूव्स ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ओके बाहर हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रखा है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बट जब हम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बोलते हैं ना तो ऐसा समझना है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सॉल्ट एंड शुगर ज्यादा है लेकिन क्या कम है? वाटर कम है। तो अब सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया तो सेल का वाटर कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऑस्मोसिस, एक्सो या एंडो? एंडो ऑस्मोसिस, जब वाटर बाहर आ जाता है सेल से। ओके नहीं, एंडो मतलब एंडो, एड एड जैसा आता है ना, तो अगर सेल के अंदर एड होगा तो एंडो। ये तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो कौन सा बोलेंगे? एक्सो। बात समझ में आया? सो एक्सो ऑस्मोसिस टेक प्लेस एंड कॉसेस द सेल टू श्रिंक। वाटर सेल का बाहर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। बात क्लियर होगी? श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस। गॉट इट? इन दिस एक्टिविटी प्लाज्मोलिसिस कैन बी ऑब्जर्व। एक सेकेंड देना।
ओके, ध्यान देना। सो द ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट आर सीन इन द माउंटनिंग। तो उसमें हमने यहाँ पे बात की कि श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल। जब सेल श्रिंकेज होता है तो उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो सेल से दूर निकल जाता है, बराबर ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। एक्सोऑस्मोसिस तो था ही था, उसमें वाटर बाहर निकल रहा था, लेकिन वाटर के साथ, सबका फोकस अंदर, वाटर के साथ कोई कंटेंट बाहर निकल के जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। आया समझ में? इन एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मोलिसिस कैन बी, इन दिस एक्टिविटी हमें क्या दिखने मिलेगा? प्लाज्मोलिसिस दिखने मिलेगा। नाउ प्लेस द सम रेहा लीव्स इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर द फ्यू मिनट्स एंड दिस किल द सेल्स। ओके, जब हम बॉइलिंग वाटर के अंदर लिप्स को रखेंगे तो लिप्स के अंदर जितने भी सेल थे एक्टिव, जिंदा, वो सारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। गॉट इट ना? एंड दिस किल्स द सेल, देन द माउंट ऑन लीफ on one leaf on a slide and observe under the microscope. Put a strong solution sugar salt mounted on the leaf on the slide. Wait for the minutes and again observe. What do you find? Did plasmolysis occur now? क्या होगा प्लाज्मोलिसिस? नो, पहले जब हुआ था, पहले देखा था तो सारे सेल्स क्या थे? अलाइव, जिंदा थे। जिंदा थे तो हमें क्या दिखने मिला? प्लाज्मोलिसिस। बट जब अभी हम देख रहे हैं तो सारे सेल्स क्या है? किल हो गए, क्योंकि हमने उसको कहां पे रखा था? बॉइलिंग वाटर के अंदर। बात समझ में आ रही है ना? एंड सो एज rheolifs is boiled, the cell within it are dead, and the dead cell are not able to perform any osmosis. कोई भी osmosis perform नहीं करते हैं। Got it? Therefore, such a leaf will not show osmosis, and hence plasmolysis will not be seen in this डेड लिप पेल। आया समझ में? यस और नो? बस मुझे पता ही था, अब रहने दे। ओके, नाउ हमने, याद हो तो आपको, सेल के अंदर एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था, ओनियन सेल्स, छोटा सा डॉट। ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा था, अब किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लियस। मैंने बोला कि अब सर्टेनली अब चैप्टर में बहुत बाकी नहीं बचा, पहले 1-2 लेक्चर्स में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं। याद आ रहा है ना? और फिर चैप्टर एक्सप्लेन हो जाता है, उसके बाद मेरी क्या बात आती है? क्वेश्चंस आंसर हम गाइड करते हैं, हाँ या ना? तो ये सारा कंटेंट वहां पे काम लगेगा, फिर सर खुजाओगे अगर आपको ये कंटेंट याद नहीं है तो। इसलिए कोई भी चैप्टर के, जब भी मैं साइंस में लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो पहले 3-4 लेक्चर आपको मस्त ध्यान रख के पढ़ लेने। आया समझ में? उसी पे पीछे क्या होगा? क्वेश्चन आंसरिंग, जिससे रिपीटेशन से आपको याद रह जाएगा। ओके, चलो। इन अ हायर ऑर्गेनिजम्स, यूक्रोटाइड्स, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्स द न्यूक्लियस। हायर ऑर्गेनिजम्स जो अभी नए टाइप के सेल डिजाइन कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि यू नो दैट नाउअडेज देयर इज एन एपिडेमिक रनिंग ओवर, दैट इज द कोरोना। तो आपने समझा होगा कि कोरोना वायरस के वर्जन्स आ रहे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है या ना? तो क्या ये मोबाइल गेम थोड़ी ना वर्जन आ रहे हैं। बट द थिंग इज व्हाट, कोरोना वायरस जो है, वो वायरस जो है वो यूनिसेल्युलर में आता है प्रोबेबली, तो वो अपना है ना सेल डिजाइन चेंज कर लेता है। क्या चेंज करता है? सेल डिजाइन। गेम में जब कोई नया चेंज आता है तो हम बोलते हैं गेम का वर्जन इंप्रूव हो गया। मोबाइल में कोई सिस्टम्स में चेंज आता है तो हम बोलते हैं मोबाइल का वर्जन इंप्रूव हो गया, है या ना? तो ये डेल्टा ट्रेंड चल रहा है उसका। बात समझ रहे हो? तो वो क्या कर रहा है, हमने जब उसके अगेंस्ट में मेडिसिन या कोई वैक्सीनेशन बनाई तो उससे बचने के लिए, आप थोड़ी ना होशियार हो, जैसे एनवायरमेंट में चेंज आया तो उससे बचने के लिए हमने क्या बना दी? वैक्सीन। तो वो भी उससे बचने के लिए अपना शेप क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। बात समझ रहे हो, है या ना? तो ऐसे अभी के टाइम में जो भी सेल्स डिजाइन है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूक्रोटाइड्स। ओके, यूक्रोइड्स। ओके, ये यूक्रोइड्स मतलब न्यूली सेल डिजाइन। ओके, और इनका जो सेल है डिजाइन वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। सो इन द हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक अ यूक्रोइड्स, डबल लेयर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कवर करने के लिए भी मेम्ब्रेन आता है। जैसे कि सेल को कवर करने के लिए कौन सा मेम्ब्रेन था? यस, आपको रेज करना है अपना हैंड। यस नम्र, गुड, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से पता चला। सेल को कवर करने के लिए कौन सा मेम्ब्रेन था? नम्र, गलत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर हुई? याद आया? वैसे न्यूक्लियस को कवर करने के लिए कौन सा मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कितना लेयर है?
डबल लेयर। अमित घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, नहीं तो फिर ट्रबल है बेटा। ओके, अमित के साथ बाकी के सब लोग, 2-3 लोगों का पढ़ रहे हो, 15-20 लोग, और 2-3 लोग अपना हाथ रेस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब? और ये सब काम आपका ही है, मेरा और आपके पापा का नहीं है। ओके, यू हैव टू डू इट। चलो, इन अ लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक अ बैक्टीरिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent and nuclear membrane has pores through which the nuclear cytoplasm connections are established. okay, जो लोअर है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है, जिसमें जैसे कि बैक्टीरिया जो सिंपल डिजाइन वाले हैं, जिनमें ज्यादा अपग्रेशन नहीं हुआ, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स थ्रू विच न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड। सेल के अंदर बीच में कौन था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड कौन था? साइटोप्लाज्म। क्या था? साइटोप्लाज्म। अगर आपके घर पे कुछ खाना बनता है ना, तो आप पड़ोसी को दोगे, आके मुझे देने आओगे? अपना घर तो कितना दूर है, तो वाटकी व्यवहार कहाँ चलता है? आजू बाजू में। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में कौन है? साइटोप्लाज्म। तो कुछ चीजें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही जा सकती है, साइटोप्लाज्म से। तो देखो लिखा है ना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, वो किसके थ्रू एस्टेब्लिश होगा? पोर्स। पोर्स मतलब पता है ना, जैसे कि छोटे छोटे हॉल्स। तो कुछ भी चीज अगर इन और आउट होनी है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो पोर्स के थ्रू होगी, जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। बात क्लियर हुई? यस और नो? नॉन डिवाइडिंग सेल्स शोज द क्रोमेटिक नेटवर्क। कुछ सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं होते, तो उनके अंदर क्रोमेटिक नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम्स का नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन बोल लो, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। गॉट इट? नाउ at the time of cell division, entangled chromatin network separates into a distinct chromosomes. मैंने बोला था ना, क्रोमेटिक नेटवर्क मतलब कि क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट रूल्स होता है, याद रख लो कि बॉडी के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, जेनेटिक के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेटर ऑन जब आप आगे बढ़ोगे बायोलॉजी में, धीरे धीरे आपको क्रोमोसोम्स भी क्या है, कैसे वर्क करते हैं, वो पता चल जाएगा। तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो सेपरेट हो जाए, इंटीग्रेटेड मतलब बहुत बड़ा जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है। तो एक सेल के लिए अलग से, दूसरे सेल के लिए अलग से। क्रोमोसोम्स आर रोड शेप्ड मैप। मैंने बोला ना, जीन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे जीन्स मतलब डीएनए एंड आरएनए, खास करके डीएनए, हम डीएनए टेस्ट करते हैं, पता है ना, हर एक के डीएनए डिफरेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर द रोड शेप्ड एंड मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, एज वेल एज प्रोटीन। एक तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, दूसरा कौन होता है? प्रोटीन। डीएनए का पूरा नाम याद रखना है आपको, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपको कोई बोल दे आरएनए का नाम क्या है, तो रिबोन्यूक्लिक एसिड, पीछे से रिबोन्यूक्लिक एसिड। अगर डी कर दिया तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। गॉट इट? और दूसरा होता है प्रोटीन। डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द क्रोमोसोम्स। अपने पेरेंट्स के थ्रू डीएनए मेरे अंदर आना, ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो पेरेंट्स के डीएनए नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं थ्रू द क्रोमोसोम्स। किसके थ्रू पॉसिबल है? क्रोमोसोम्स। पेरेंट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल का डिवीजन होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, वो फिर उसमें से उनका चाइल्ड प्रोडक्शन होता है। तो उस जनरेशन के अंदर वो डीएनए का ट्रांसमिशन होना। तो पता है ना, जब कोई बच्चा खो जाता है, या आपने सीआईडी क्राइम पेट्रोल वगैरह देखा हो, जब किसी के बारे में पता नहीं कर पाते कि ये किसके रिलेशन में है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि यस, यही, मानो कि कोई एक बच्चा है, दो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, तो फिर डीएनए टेस्ट किया जाता है, ताकि उससे तुरंत पता चल जाएगा डीएनए किसके साथ मैच हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है डीएनए, किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स। बात क्लियर हुआ? यस और नो? कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज पॉसिबल थ्रू द डीएनए। कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू पॉसिबल है? डीएनए। एंड जीन्स, दैट इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, आर कॉल्ड जीन्स। ओके, डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। बॉडी के अंदर जीन्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ बात? है या ना?
ओके नेक्स्ट ध्यान दो। वापस हमें एक एक्टिविटी करनी है, स्लाइड लेना है हमें, उसके ऊपर वाटर रखना है, वाटर ड्रॉप रखना है, देन स्लाइड मतलब माइक्रोस्कोप का। ओके, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ चेक गाल। ओके, उसका अंदर का सरफेस निकालना है, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर 2 दिन खा नहीं पाओगे। आया समझ में? इसलिए हमें तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है। ओके, बट हम स्टडी करेंगे। गॉट इट? एंड देन डज द मटेरियल गेट स्टक्ड ऑन द स्पून? अगर आप आइसक्रीम स्पून से थोड़ा सा ऐसा करोगे ना, व्हाइट कलर का मटेरियल दिखेगा, ट्राई करना है ना, लग ना जाए, नहीं तो मेरी कोई गारंटी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके, गारंटी मैं क्यों लूं? चलो, सो दैट स्टक ऑन द स्पून विद द हेल्प ऑफ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल। फिर निडल लेना है। ओके, लेबोरेटरी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो स्पून से सीधा स्लाइड पे डाल देना है। ओके, तो वो चिक सेल्स हो गए। गॉट इट? जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। देन स्प्रेड इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड कैप्ड रेडी फॉर दिस। To color the material, we can put the drop methylene blue solution on it. उसके अंदर कलर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, मिथिलिन ब्लू टाइप का सॉल्यूशन आता है, वन टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, उसको हम ड्रॉप आउट करेंगे। एंड नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट पुट कवर स्लिप ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड होता है, माइक्रोस्कोपी के अंदर जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालनी पड़ती है और फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो पुट करना भूल नहीं जाना, ऐसा बता रहा है। बात क्लियर हुई? दिखा? देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ए देखो, ए निकाल रहे, आया समझ में? ऐसे सेल्स दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं ना? जैसे ऑनियन जैसा ही है, लेकिन ऑनियन में रेक्टेंगल शेप था, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर एंड राउंड शेप है। आया समझ में? यस और नो? ओके, अब दूसरी बात, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, वो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं दिखने मिलेगा, बराबर? नहीं तो मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना है, बस इसलिए आने में फायदा है, घर पे रहने में बिल्कुल नहीं। ओके, चलो गुड। what do we observe? What is the shape of the cell we see? So the cell cheeks seen under the low power are the round as well as oval. एक बार कंफर्म कर लो। देखो, दिस इज द ओवल, दिख रहा है ना, और दिस इज ऑलमोस्ट राउंड शेप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, तो राउंड एंड ओवल शेप्स में होते हैं। देयर इज अ नो सेल वॉल। देखो, आपने जब ओनियन देखा था ना, तो दिखता था बीच में ऐसा, है ना, वो एक वॉल जैसा दिखता था, बट यहाँ पे वॉल दिखेगा नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। याद रखोगे ना? ओके, द प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस इज सीन। दिख रहा है एक न्यूक्लियस? यस और नो? ओके, सेल मेम्ब्रेन इज सीन इन अ हाउ मच पावर माइक्रोस्कोप? हाई पावर माइक्रोस्कोप। वैसे उतना जल्दी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं अगर कोई फिगर मिल जाए तो मैं बताने का ट्राई करता हूं। ओके, चलो, एक्स नहीं है कोई रिसेंट में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली अडेप्ट कर लेना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन आपको दिखने मिलेगा सेल के अराउंड, लेकिन अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप ओनली। ओके, नेक्स्ट। अमित के बाजू में बैठ जाओ, हाँ, अमित के बाजू में बैठ जाओ, उसके बाजू में देखना। ओके, was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of the each cell? Where the similarity structures in a onion peels cells? Okay, एक डार्क कलर का दिख रहा है आपको, आया ना, सेंटर ऑफ द सेल में दिख रहा है कि नहीं? व्हाट इज दैट? न्यूक्लियस। ओके, क्या हमें ऑनियन पिल्स में ऐसा दिखने मिला था? सेल दिखने ही मिला था ना, न्यूक्लियस तो क्यों नहीं दिखने मिला था? ओके, अब जिनको नो हुआ उनके लिए फिगर बता देते। ये रहा, क्या कब किया था? हाँ,
ओके, ए रहा, देखो दिस इज द ओनियन सेल, दिख रहा है? हाँ तो दिख रहा है अभी, यस और नो, बट यहाँ पे सेंटर में नहीं, ज्यादातर कहाँ है? साइड में। ओके चलो एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन चिक सेल इज डार्कली स्टेन्ड, स्फीयरिकल एंड ओवल एज वेल एज सेंट्रली प्लेस्ड, मतलब सेंटर में दिखने मिलता है। देखा ना आपने अभी फिगर में? यस और नो? आपको फिगर बनाने हैं हर एक क्वेश्चंस में, है ना? बाकी ये चिक सेल वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, वहां पे भी फिगर चिक सेल का बना देना है, मतलब एक क्वेश्चन में बनाना कोई एक, और हाँ ऑनियंस में एक अलग से बना देना आपने होमवर्क में। बात समझ में आया? कहां से ढूंढना है? ओके, द न्यूक्लियस ऑफ ओनियन सेल इज शिफ्टेड टू वन साइड। देखो हमने देखा अभी ओनियन सेल्स के लिए, देखो न्यूक्लियस कहां नहीं होता? सेंटर में नहीं होता है, कोई एक साइड पे शिफ्ट होता है, दिख रहा है? यस और नो? तो शिफ्टेड टू वन साइड देन द बीइंग इन अ सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन में होने की जगह पे किसी एक साइड पे शिफ्ट होता है। वेरएज इन द चिक सेल में हो सके उतना कहा होता है? सेंटर में, बीच में होता है। बात क्लियर हुआ? ओके, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सो न्यूक्लियस प्लेस द सेंट्रल रोल इन अ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। जब एक सेल में से दूसरे सेल्स बनते हैं ना, तो उसके लिए मेन रोल किसका होता है? न्यूक्लियस। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल्स में से नए सेल्स बनना। ओके, तो उस फंक्शंस का जो मेन फंक्शनलिटी होता है उसमें किसका होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिसाइड द सेल डेवलपमेंट एज वेल एज मैच्योरिटी। धीरे 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 सेल के साथ न्यूक्लियस भी डेवलप होते जाता है। न्यूक्लियस के थ्रू डिसाइड होगा कि सेल मैच्योर हो गया है या डेवलप हो गया कि नहीं। आया समझ में? जैसे हमारा बर्थ होने के बाद पर्टिकुलर टाइम तक हमारा डेवलपमेंट होता है, वैसे सेल्स भी पर्टिकुलर टाइम तक क्या होते रहते हैं? डेवलप होते रहते हैं। सो इट डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं ना, वो थ्रू द सेल्स होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? तो वो सेल्स के, मतलब कि वो जो रिएक्शंस है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का। किसका है? न्यूक्लियस का। ओके, प्रोकार्योटिस जस्ट ऑपोजिट टू यूकैरियोटिस। ओके, आया समझ में? अभी मैंने बोला था, अब एक्चुअली एक मिनट दो। ओके चलो लिसन केयरफुली। सो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक। ओके, लिसन केयरफुली। यूकैरियोटिक जिसमें ई को साइलेंट कर देना है, फिर कैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटाइज टिक होता तो टीआईसी होता, यहां पे क्या है? ईएसएन। तो दैट इज ऑर्गेनिज्म हैविंग अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नॉन, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो इनिशियली थे, प्रिमिटिव्स थे, सिंपलर वन थे। गॉट इट? उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटाइज एंड इट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड्स। एज वेल एज यूकैरियोटाइज में कौन आएगा? ऑर्गेनिजम्स हैविंग द मेम्ब्रेन दैट इज बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन है, या तो फिर एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में
कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म्स के, ओके। एंड इन अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द वेसल्स एंड नॉट इन अ प्लास्टिड्स, ओके। अब देखो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, याद रखना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा तो यहां पे हमने देखा ही था, उसके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको कौन से नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड्स, ओके। दूसरी बात, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले आगे जाके, मैंने थोड़ा थोड़ा नाम बता दिया, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, वेस्क्यूल्स वगैरह, गॉट इट। तो यस वैक्यूल्स, तो ये सब होते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं। दूसरा, अगर साइटोप्लाज्म है और उसमें कुछ सेल्स के पार्ट्स है तो वो भी प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होते, कैसे होते हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरा, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जो प्लांट सेल में नीडेड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ओके। लेकिन वो कहां होता है, वेसिकल्स में होता है। कहां पे होता है, वेसिकल्स में, प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड में नहीं, उसकी जगह पे कहां पे होता है, वेसिकल्स में, क्योंकि ये जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर वो कहां पे होता है, प्लास्टिड्स में। बात क्लियर हुई। साइटोप्लाज्म्स के बारे में बात करते हैं। द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स आर द प्रेजेंट इनसाइड द, जितने भी सेल्स के पार्ट्स है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म्स के अंदर होंगे, गॉट इट। एंड ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तो अब चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बाकी बचा है, दैट इज द सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हम प्रीवियस मतलब कि नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। दिख रहा है ना, सबसे लंबा लिटरेचर। और जैसे वो खत्म हो गया समझ लो कि आपके क्वेश्चन आंसर, चलो बात क्लियर हुआ, ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।